यहां पर बात हो रही है किताबों की। दरअसल शुरुआत हुई इतिहास में बदलाव की, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा और अब विज्ञान पर विवाद शुरू हुआ। क्या है ये विवाद? आपको सबसे पहले ये बता दें कि एक चैप्टर है जिसको कहते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये थ्योरी क्या है। योग्यतम की उत्तरजीवित प्रजातियां समय के साथ विकसित होती रहती हैं। ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो कि अब पुस्तकों में नहीं। क्यों जरूरी है आपको वो बता दें। नए पर्यावरण के हिसाब से जीवों की जरूरतें बदलती हैं, ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। बेहतर बदलाव को प्रकृति चुनती है और खराब को हटाती है। अब डार्विन के जो सिद्धांत हैं उनकी अहमियत क्या है ये आपको बता दें। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के विचार आधुनिक विज्ञान का आधार माने जाते हैं, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं। प्रजातियों में बदलाव को समझने में मदद करते हैं। प्रजाति में योग्यतम जीव को खोजने में सहायक होते हैं। वंशानुक्रम और लक्षणों आदि के अध्ययन के लिए यह बहुत अहम होता है। जीवित प्राणियों के विकास के अध्ययन में यह बहुत मददगार होता है। तो जब यह हटा स्कूल की पुस्तक से, तो तुरंत बहुत सारे वैज्ञानिक उठ खड़े हुए और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है, ओपन लेटर, और उन्होंने बोला है कि ये शिक्षा के साथ मजाक हो रहा है। कौन कौन है इसमें सौमित्र बनर्जी हैं IISER कोलकाता के, राघवेंद्र घटक्कर हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं IIS बेंगलुरु में, इसमें LS शशिधर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, निदेशक NCBS के, अनिकेत सूले हैं, आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं HBSCE में, सुधा राजमणि हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं IISER पुणे में, और ऐसी ये बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी सूची है। इसमें और लोग हमें बताया जा रहा है जुड़ते चले जा रहे हैं। करीब 4000 वैज्ञानिक अब इसमें जुड़ गए हैं जो कि इसको अपोज कर रहे हैं, इसको चुनौती दे रहे हैं। अब NCERT ने डार्विन में क्या किया है और इसको लेकर के वैज्ञानिक कह क्या रहे हैं वो आपको बता दें। वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने कहा है कि ये खतरनाक बदलाव, विकास मूलक जीव विज्ञान का विज्ञान पर बड़ा असर होता है, जीवन के ताने बाने में इंसान की जगह समझाता है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आसपास की दुनिया समझने में मदद करता है। छात्रों को इस सिद्धांत से वंचित रखना शिक्षा का मजाक है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं इस देश के। इन खतरनाक तब्दीलियों से असहमत हैं हम। विकास मूलक जीव विज्ञान को बहाल करने की मांग की है इन लोगों ने। तो बात पूरी तरीके से इन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि आप साइंस को मत बदलिए और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको मत बदलिए। बच्चों को यह समझना जरूरी है कि कहां से शुरुआत हुई। लेकिन इसका एक दूसरा तर्क भी है जो यह दिया जा रहा है कि अब यह थ्योरी भी इवॉल्व हो गई, अब और थ्योरीज है जिसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और यह कोर्स को रैशनलाइज किया जा रहा है कि ताकि बच्चे कम पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ाई ना हो। और जब आप कम पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काटना पड़ेगा। इसको लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक जो नाराज हैं इस फैसले से, उनका यह कहना है कि अमूमन हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जोड़ते हैं धर्म से, क्योंकि धर्म कुछ और कहता है और इस वजह से सबसे पहले आपने विज्ञान की बात को हटा दिया है, क्योंकि यह किसी धर्म को, और बहुत सारे धर्म, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे धर्मों को यह बात समझ में नहीं आती और पसंद नहीं आती। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी इस पर क्या कहते हैं। पहली बात तो कोरोना के टाइम में सिलेबस का जो बोझ है उसको घटाने के लिए, कम करने के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट डिलीट कर दिया गया था। उसी के अंदर ये भी था डार्विन का थ्योरी। तब हमने कुछ नहीं बोले क्योंकि तब एक स्पेशल सिचुएशन था। लेकिन अभी कोरोना का बीमारी नहीं है, अभी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट हो गया है। अभी उसी को फिर भी वापस नहीं लाया गया और करिकुलम रैशनलाइजेशन के नाम पर परमानेंटली इसको डिलीट करने का जिक्र है। जो एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसे ही दिखता है। तो हमारा कहना यही है कि डार्विन का जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो ना सीखने से
प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट है उनका साइंस के बारे में एक जानकारी ही नहीं पैदा होगा। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को साइंस पढ़ाया जाए और उसको इंटीग्रल पार्ट मान के एवोल्यूशन थ्योरी को पढ़ाया जाए, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में कोई भी जानकारी हो नहीं सकता एवोल्यूशन ना समझने से। पहली बात। दूसरी बात है, साइंस कहती है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सब कुछ का चेंज होता है, कुछ भी एकदम जैसा है वैसे ही रहेगा ऐसा नहीं है। ये जानकारी हमको कैसे आया? जो बायोलॉजी में पहले सोचा जाता था जो जानवर है, जीव जंतु है, ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही था। लेकिन एवोल्यूशन आके ये साबित किया कि नहीं, इसका भी एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है। ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। आपको शायद पता होगा कि एनसीईआरटी ने एक पूरा रिसर्च कराया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन के द्वारा, और पूरे देश से ये पता चला था कि वो चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत हेवी चैप्टर था जो क्लास 12 में, और उससे केवल इवोल्यूशन वाला चैप्टर पोर्शन हटाया गया है, हेरिडिटी को रिटेन किया गया है क्लास 12 में। लेकिन क्लास 7 के चैप्टर 6 को देखिए, उसमें पूरा एक चैप्टर ही इवोल्यूशन है। देखिए, मैं जो कहना चाहूंगा वो ये कि कुछ लोग जिनका की संपत्ति बनी हुई थी एनसीईआरटी, जिसकी की बपौती थी एनसीईआरटी, उनके कंटेंट को हटाया जा रहा है, तो वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि उनको कमिटीज पर नहीं रखा जा रहा है। ये पहले तरीका नहीं रहा था। आज जो लोग कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से फीडबैक लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन एनसीईआरटी पूरे स्कूलों में जा करके बच्चों से बात करके इस पोर्शन को हटाई है। लेकिन उनका लिखा हुआ था या वो लोग इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो बहुत चिढ़ रहे हैं और दस्तखत कैंपेन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये सरासर गलत है, निराधार है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 1800 वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया है। मैं उनसे पूछता हूं कि तब आप कहां थे जब 2005 में, जब 2004 में जब सरकार बदली और उन्होंने बिना कुछ देखे सारी किताबें जो नई बनी थी 2004 के पाठ्यक्रम उनको निरस्त कर दिया। एनसीईआरटी डायरेक्टर को यूनेस्को का एक पुरस्कार मिला था, जो पॉलिटिशियंस के कहने पर नहीं मिलता, उसको रोक दिया था। और 5 साल जब के बाद वो मिल पाया, तब ये लोग क्यों नहीं बोले? आज बोल रहे हैं। इनका एजेंडा पूरी तरह पॉलिटिकल है। अभी जो चर्चा आप कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत सी चीजें बदली थी। मैंने ये बदला था कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें 15 उन जगहों पर पैदा हुए जहां पर कोई बसाहट रही नहीं थी, और जैन समाज ने अपने धर्म को प्राचीन सिद्ध करने के लिए उनकी कल्पना कर ली। मैंने इसको निकाला था और बहुत से इतिहासकारों से पूछ के निकाला था। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जो उस समय किए गए थे। जैसे गुरु तेग बहादुर और उनके बच्चों क्या, जो औरंगजेब ने जिस तरह से उनके साथ क्रूरता की थी, उसको इस कदर रखा गया था कि वो दूसरों पर डाल दी गई, उनके परिवार पर ही डाल दिया गया था। जिन लोगों ने अपनी विचारधारा के कारण इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, विज्ञान में उन सब चीजों को निरस्त किया था जो भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा से में थी और जिनको सारा विश्व मानता है, उनको भी बच्चों को नहीं बताया। उसे तो बदला ही जाना पड़ेगा। ये सब लोग जानते हैं कि 30-35 साल वामपंथियों के उस पर जो लोग उनसे जुड़े थे, उन्होंने इतिहास और सारे पाठ्यक्रम पर कब्जा किया, और वो सारा देश जानता है। अब नई शिक्षा नीति में कहा गया कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में, ज्ञान परंपरा और संस्कृत के आलोक में नीति तैयार हुई है। तो बिल्कुल सही है, उसी अनुसार ये परिवर्तन हो रहे हैं। और किसी को भी निकाला नहीं गया, न मुगल साम्राज्य को निकाला जा सकता है, न डार्विन को निकाला जा सकता है। लेकिन किस कक्षा में कितना पढ़ाया जाए, ये तो कम से कम एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए। तो ये थे जे.एस. राजपूत, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक, जो कि ये कह रहे थे कि कुछ तो आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्यों जरूरी है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और इसको क्यों पढ़ाना चाहिए या क्यों पढ़ाया जा रहा था, आइए समझते हैं एनडीटीवी के प्रियदर्शन जी से। देखिए, 19वीं सदी के 3 ऐसे बड़े व्यक्तित्व हुए जिन्होंने दुनिया के सोचने का ढंग हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। एक कार्ल मार्क्स थे,
जिन्होंने उत्पादन के बारे में, पूंजी और श्रम के संबंध के बारे में, समाज की आधारभूत संरचनाओं के बारे में हमें सोचने का विवेक दिया। दूसरे सिगमंड फ्रायड थे, जिन्होंने कहा कि असल दुनिया हमारे दिमाग में, हमारे मन के भीतर बसती है। और तीसरे चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। 1859 में जब उनकी किताब आई द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये किताब मैंने पढ़ी है और इसकी भूमिका में बहुत स्पष्ट वो लिखते हैं बड़ी विनम्रता से कि हो सकता है कि इसके बीच की कड़ियाँ कुछ छूटी हों, इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हों, लेकिन वो उनके 20 साल के लगातार शोध का नतीजा है और बताते हैं कि असल में सभ्यता का विकास, मनुष्य का विकास किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया गया। किसी ईश्वर ने अलग अलग जीव जंतुओं को पैदा नहीं किया है, वो एक क्रम से हुआ है, सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए, एक कोशिका से बहु कोशिका की ओर बढ़ते हुए। वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का, कि जो चीज़ें नेचर में बची रह सकती थीं बची रह गईं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो लोग प्रकृति के हिसाब से खुद को बदल पाए वो बचे रह गए। जब ये सिद्धांत आया तो अचानक के दुनिया के सारे धर्मावलंबियों के लिए एक चुनौती था, क्योंकि सब बताने वाले थे, सारे के सारे धार्मिक महंत और नेता और उलेमा की इंसान तो आदम की पसली से पैदा हुआ है, इंसान को तो भगवान ने पैदा किया है। वो सारे सिद्धांत अचानक बेमानी हो गए। डार्विन का विरोध आज तक कई जगहों पे जारी है। इत्तेफाक से मैं डॉन का एक आलेख पढ़ रहा था कोरोना काल के समय का, उसमें बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में डार्विन को हिकारत से देखा जाता है। कई दूसरे धार्मिक देशों में, मजहबी देशों में डार्विन को बैन किया हुआ है। हिंदुस्तान में, और डार्विन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है बच्चों में। वो बताता है कि हम जो हैं एक विकास का नतीजा है और वो उस इवोल्यूशन का असर हमारे चिकित्सा शास्त्र में, हमारे दूसरे तमाम अनुशासनों में पड़ रहा है। आज अगर हिंदुस्तान कोरोना के नाम पे इसको हटाया गया था, दोबारा अपने बच्चों को विकासवाद के सिद्धांत से वंचित करता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक सोच से उसको वंचित करने की बात होगी। ये देश को, वैज्ञानिक सोच को, हमारे आधुनिक समय को पीछे धकेलने जैसा होगा।